हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पहले डबल टैक्सेशन का इंपैक्ट समझा डिविडेंड पे। लास्ट हमारा डिस्कशन इसी पे था कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको डबल टैक्सेशन का पेन ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार तो अर्निंग्स पे डिविडेंड लगता है और दूसरा जो डिविडेंड बचता है अर्निंग्स पे टैक्स लगता है, एंड सेकेंड इज जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्सेबल होता है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है दैट इज 20%, है ना। लेकिन जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 10% ऑफ द डिविडेंड टैक्स काटना पड़ता है, डबल डबल टैक्सेशन लगता है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलओएस इज कंपेयर पब्लिकली एंड प्राइवेटली ओन्ड कॉर्पोरेट इशूअर्स। देखो इसमें है ना दो चीजें मैं आपको बताता हूं। बेसिकली कॉर्पोरेट इशूअर्स की जब बात कर रहा है तो वो कंपनी की बात कर रहा है। कॉर्पोरेट इशूअर्स का मतलब यहां पर है कंपनी से। तो ये बोल रहा है कंपनी दो तरह की हो सकती है, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी। समझना, हल्का सा डेफिनेशन में डिफरेंस है। मैं आपको सही बताऊं क्या एक्चुअल में क्या होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। 2 मिनट के लिए अगर अपन सीएफए करिकुलम से बाहर जाएं तो देखना, कंपनी जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है अनलिस्टेड और एक होती है लिस्टेड कंपनी। ध्यान से समझना, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि जितनी भी कंपनी अनलिस्टेड है वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज है। ऐसा नहीं होता, समझना। प्राइवेट कंपनी जो है उसका क्लासिफिकेशन अलग है, पब्लिक कंपनी का क्लासिफिकेशन अलग है। डिफरेंसेस क्या है सर दोनों के अंदर, बता पाओगे? बिल्कुल बता पाऊंगा। अब प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है दो होती है, दो लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मुझे करेक्ट करना, मैंने 10 साल पहले लॉ पढ़ा है। पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 7 लोग चाहिए। पब्लिक कंपनी जो होती है ना वो पब्लिक के पास जाकर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, समझ रहे हो, गवर्नमेंट से परमिशन लेके। प्राइवेट कंपनी के अंदर अलाउड नहीं है। किसी भी कंपनी को अगर लिस्टेड होना है, लिस्टेड होने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी खरीदी और बिक्री, बाय और सेल अब एक्सचेंज पे हो पा रहा है। पब्लिक कंपनी का बोल रहे हो आप? मैक्सिमम 7? आई डोंट थिंक सो। 7 लोग डायरेक्टर होंगे? नहीं नहीं, मैक्सिमम 7 डायरेक्टर, 7 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं गलत हो सकता हूं 7 नंबर के फिगर में। मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि प्राइवेट कंपनी अलग होती है, पब्लिक कंपनी अलग होती है। पब्लिक कंपनी के भी दो वेरिएशन हो सकते हैं, एक होता है अनलिस्टेड और एक होता है लिस्टेड। हमारा जनरल हमारा क्या होता है, जनरल हमारा नोशन ये होता है कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको हम पब्लिक बोल देते हैं और जो अनलिस्टेड होती है उसको प्राइवेट बोल देते हैं। नोशन गलत है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ब्रो क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं इसका मतलब है कि इसके जो शेयर्स हैं वो बाय और सेल करे जा सकते हैं इन एन एक्सचेंज। अब यहां पर है ना एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना आपके लिए। लिस्टेड कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी लिस्टेड कंपनी है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आरआईएल। अब आरआईएल की शेयर होल्डिंग देखो आप, आरआईएल की शेयर होल्डिंग देखो, इसमें यह देखो कि प्रमोटर प्रमोटर मैं बताता हूं प्रमोटर का क्या मतलब है। प्रमोटर एंड ग्रुप एंड अदर्स। अदर्स में कौन आ गया? पब्लिक आ गई, DII आ गए और FII आ गए। ये नया टर्म हो सकता है आपके लिए, DII और FII, डोंट वरी अबाउट इट। प्रमोटर एंड ग्रुप के पास कंपनी का 55% हिस्सा है और ये फैक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रमोटर के पास कंपनी का 55% हिस्सा है। इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मत बनाओ आप, तो डीमार्ट बना दो। डीमार्ट के केस में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रमोटर है, कौन है कंपनी के प्रमोटर? कंपनी के मालिक। कंपनी के मालिक क्या RKD सर है, राधा कृष्ण दमानी जी, राइट। डीमार्ट है, बेसिक नॉलेज। अब डीमार्ट, इनके पास 72% 73% की होल्डिंग है RKD सर के पास, डीमार्ट की। समझना, 74% है कोई बोल रहा है।
जो बाकी का बचा हुआ 26% है वो किन किन लोगों के पास है? पब्लिक के पास भी है, डीआईए का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, इनके पास भी है, और एफआईए का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनके पास भी है। मुझे एक बात बताओ, सामान्य तरीके से मुझे पता है आप लोगों का शायद अभी तक वो नॉलेज नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस लॉजिक सोच के बताना बात। मार्केट में हड़कंप कहां मचेगा, मार्केट में पैनिक कब क्रिएट होगा? जब प्रमोटर अपने 74% स्टेक में से 2% माल बेच देगा तब मार्केट में बड़ी न्यूज बनेगी, या एफआईआई डीआईए पब्लिक 2% माल बेच देगी तब बड़ी न्यूज बनेगी? सोच के बताना। प्रमोटर, समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? सोच के देखिए, क्या डी मार्ट के 74% ऑफ द शेयर्स की ट्रेडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्या? वो दबा के बैठा हुआ है ना अपने पास, मार्केट में क्यों बेचेगा? वो अपनी कंपनी का कंट्रोल लूज करेगा क्या कोई भी आदमी? बात समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब यह है कि डी मार्ट के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो मार्केट में कभी भी ट्रेड हो सकते हैं, क्या वो सिर्फ 26% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स विच हैज बीन इशूड है क्या? समझ रहे हो? तो जो शेयर्स मार्केट में प्रमोटर के पास नहीं होते हैं वो मार्केट में फ्रीली ट्रेड करे जा सकते हैं। इतना क्लियर है सब लोगों को? एंड सिंस वो फ्रीली ट्रेड करे जा सकते हैं, उनको बोला जाता है फ्री फ्लोट स्टॉक्स। ये जो शेयर्स है ना, ये फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। 74%, 26%, ध्यान देना। मान लो एक मिनट के लिए कि डी मार्ट का जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ है। सर ये मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप मतलब सारे शेयर्स जो मालिक के पास है वो प्लस जो मालिक के पास नहीं है वो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। मतलब कोई कंपनी अगर सारा का सारा शेयर कोई व्यक्ति खरीद ले तो डीमार्ट के सारे शेयर खरीदने में कितना पैसा? कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। ये कंपनी का साइज है। आप 2.5 लाख करोड़ रुपए टेबल पे रख दो तो आप डीमार्ट जैसी कंपनी खरीदने की औकात रखते हो। सिर्फ इतनी बात है, बिक जाएगी कंपनी जरूरी नहीं है। इसके अंदर से प्रमोटर की कैपिटल, प्रमोटर का मार्केट कैप देखिए। प्रमोटर के पास जो मार्केट कैप है वो आएगा 740 करोड़, मोटा मोटा समझना। मैं 100 करोड़ एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी। और जो अदर्स के पास जो मार्केट कैप है वो आएगा 260 करोड़। ये जो मार्केट कैप होगी ना, इसको बोला जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। आप थोड़ा सा जरा मेरे को समझ के बताना, आराम से समझ के बताना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। एग्जाम में तो सिर्फ डेफिनेशन आएगी, समझ रहे हो? मैं चाहता हूं आप हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत शानदार चीज है समझने के लिए। एक कंपनी है, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं अभी के लिए, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। मान लो उसमें प्रमोटर के पास 96% शेयर्स हैं, ठीक है? और फ्री फ्लोट शेयर जो है, अब मैं फ्री फ्लोट वर्ड यूज करना चाहता हूं। फ्री फ्लोट जो है वो 4% है। मुझे बताओ इस कंपनी में सामान्यता नॉर्मली आपको फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? फ्री फ्लोट बहुत कम है। ध्यान से समझना, इसका मतलब यह है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अगर आज एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर आज 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप की कंपनी है, समझना, तो ये 8 लाख करोड़ रुपए कैसे आया? मैं एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं भी वहां ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये आपको दिख रहा है कि स्क्रीनर? एक बार बता दीजिए, स्क्रीनर दिख रहा है नॉर्मल? मैं है ना इंडियन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं आपको। यूएस कंपनी, इंडियन कंपनी में इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है? इधर ध्यान देना, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है? मैं नीचे जाता हूं, यहां पर स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन एंड विल गो इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड मैं इसको ईयरली पे करता हूं। यहां पर एक काम करते हैं, अडानी ग्रीन्स ले लेते हैं, अडानी ग्रीन्स ले लेते हैं, इसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको ईयरली कर देते हैं। आप जरा सोच के बताना, मार्च 2019 में 86% कंपनी के प्रमोटर के पास है,
ठीक है, इसका मतलब बचा हुआ 14% ही दूसरे लोगों के पास है। ठीक है, 14% में से 10.26% तो एफआईआई ने दबा के रखा है। एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर। क्या कंपनी के प्रमोटर के बाद, देखो समझो, हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्यों असेस करते हैं पता है? हम इसलिए असेस करते हैं कि अगर पैनिक सिचुएशन होती है, ठीक है, नंबर वन, सबसे पहले कौन माल डंप करता है मार्केट में? रिटेलर डंप करता है, सबसे पहले उसी की फटती है ना। सबसे पहले के रिटेलर भागते हैं मार्केट छोड़ के। जैसे ही लॉस, सबसे पहले जब लॉस बुकिंग होती है तो रिटेलर लॉस बुक करके भाग जाता है। उसके बाद डीआईएफआई करता है, लास्ट में प्रमोटर बेचेगा। तो प्रायोरिटी ऑफ सेलिंग में पब्लिक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है बेचने खरीदने की। दूसरी चीज ये है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये जो मार्केट कैप है ना, ये क्या 896 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के कारण बनता है? ये तो समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना। ये जो 896 है, इट इज कॉल्ड एज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, कि स्टॉक आपका आखिरी जो ट्रेड हुआ है अभी वो कितने रुपए पे हुआ है, इसको एलटीपी बोला जाता है। अब इस कंडीशन में सोच जरा, ये कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, या तो बोलता हूं 1 करोड़ शेयर्स हैं। ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के। इसका मतलब कंपनी का मार्केट प्राइस कितना चल रहा होगा? अगर 8 लाख करोड़ की कंपनी है तो 8 lakhs, मोटा मोटा। ठीक है, एक करोड़ है ना, तो 8 लाख करोड़। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इसको 100 करोड़ शेयर्स कर देते हैं, 100 करोड़ शेयर्स है। ठीक है, अब जो मार्केट प्राइस होगा आखिरी, वो 8,000 रुपए होगा। ठीक है, समझना इधर ध्यान से, मैं बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूं आपको। ये जो 96% शेयर्स है, इसमें से 96 करोड़ शेयर्स, वो तो मार्केट में ट्रेड ही नहीं होते। मतलब मार्केट में सिर्फ 4 करोड़ शेयर्स रोज ट्रेडिंग पे उतरते, वो भी जरूरी नहीं कि 4 करोड़ पूरे के पूरे एक साथ उतर जाए मार्केट में। जैसे मैं हूं, मैं अगर शेयर होल्ड करके रखा है तो रखा हुआ, मेरे को नहीं बेचना, 10 साल नहीं बेचूंगा। इसका मतलब यह है कि ये फ्री फ्लोट वाले बहुत कम होते हैं क्या क्वांटिटी के अंदर? माइनॉरिटी में बहुत कम होते हैं ना। ध्यान से समझना, क्या प्रमोटर जिसके पास 96% शेयर्स है, क्या वो आराम से मैनिपुलेट कर सकता है शेयर्स को? कारण क्या है, अब जो शेयर का एलटीपी है ना, वो प्रमोटर के हाथ में थोड़ी ना है, वो तो फ्री फ्लोट वालों के हाथ में। 4% लोग, 4% भी मैं फिर बता रहा हूं, 4% लोग पूरी तरीके से स्टॉक बेचने थोड़ा ना उतर जाएंगे। 1-2% लोग ही होंगे जो एक्टिव ट्रेडिंग करते होंगे अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के स्टॉक पे। क्या ये 2% लोग मिलके 8 लाख करोड़ रुपए की कंपनी का मार्केट वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं क्या? यहां पर मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इस स्टॉक की रिगिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है। कारण क्या है, कम लोग मिलके आसानी से स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं 100 करोड़ रुपए लेके बैठा, यश 100 करोड़ रुपए लेके बैठा, कैश की जरूरत ही नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आज ही खरीदेंगे आज ही बेच देंगे। मैंने यश को 1 रुपए ऊपर बेचा, यश ने मेरे को 1 रुपए ऊपर बेचा, मैंने यश को 1 रुपए ऊपर बेचा, यश ने मेरे को 1 रुपए ऊपर बेचा। मार्केट में क्वांटिटी इतनी बड़ी लेके बैठे, मैंने 10 लाख क्वांटिटी का बाय डाला, उसने तुरंत 10 लाख क्वांटिटी सेल कर दी मेरे को 1 रुपए ऊपर में। मैं शेयर के प्राइस को 1 रुपए ऊपर ले गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद देख के बताइए, अडानी ग्रीन्स में देखो जरा, 2019 में क्या कंपनी का फ्री फ्लोट बहुत लो था क्या? 14% फ्री फ्लोट था ऑलमोस्ट। क्या वो बढ़ते बढ़ते 40% हो चुका है? फ्री फ्लोट बढ़ चुका है कंपनी का, देखो ना, 60% शेयर प्रमोटर के पास है, तो बचे हुए शेयर फ्री फ्लोट है। एक दूसरी कंपनी देखते हैं, प्राइम सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर है दिल्ली बेस्ड। ठीक है, इसका फ्री फ्लोट देखिए जरा, क्या 90% फ्री फ्लोट कंपनी है? पूरा का पूरा होल्डिंग ही कंपनी के पास है, प्रमोटर तो 4% स्टेक लेके बैठा हुआ है। समझ में आ रही है बात मेरी? प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? क्या इस कंपनी के शेयर्स को रिग करना डिफिकल्ट है? कारण क्या है, मास बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है ना, पब्लिक के पास स्टॉक है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हर स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से, जरा सा आपने स्टॉक को नीचे लेके गए, क्या हो सकता है पब्लिक पैनिक में आके स्टॉक डंप ही करना शुरू कर दे कि अरे तो स्टॉक टूट गया। समझ रहे हो आप? आपका सप्लाई सडनली बढ़ जाएगा मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स का।
क्या आपको इतना समझ में आ रहा है फ्री फ्लोट को लेके? आई नो दिस वाज नॉट अ रेलिवेंट डिस्कशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीएफए करिकुलम, बट इट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं। कोई कंपनी में अगर फ्री फ्लोट बहुत ही ज्यादा कम है तो वो कंपनी में स्टॉक प्राइजेस मैनिपुलेट हो सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्रमोटर ये चाहेगा कि यार ये छोटे से लोग जो है ना, जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये स्टॉक को ऊपर लेके जाए ताकि मेरी वेल्थ बढ़ जाए, क्योंकि 96% तो मैं लेके बैठा हूं। फ्री फ्लोट अगर किसी कंपनी में ज्यादा है, समझना, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक के पास वो शेयर घर घर की कहानी बना हुआ है क्या, बटा हुआ माल है सब दूर, अब उसका भाव थोड़ा ना बढ़ता है। समझ लो, जो सब लोग कोई स्टॉक लेके बैठ गए तो फिर स्टॉक कैसे भागेगा आगे? सिंपल सी बात थी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज और, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड कंपनीज में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है क्या? छोटा छोटा पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है ना, मतलब किसी ने 500 रुपया लगाया है, किसी ने 1000 रुपया लगाया है, किसी ने 10,000 रुपए के स्टॉक लिए, कई भाइयों ने आईपीओ में 15,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो जो गवर्नमेंट है इन जनरल, वो लिस्टेड कंपनीज को लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती होगी कि प्राइवेट प्राइवेट कंपनी तो चार भाई मिलकर चला रहे, मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट को कुछ लेना देना है मेरे से? मैंने पब्लिक से पैसा थोड़ा ना उठा के रखा हुआ है, मेरी कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा हुआ है। तो लिस्टेड कंपनी में हमेशा के कंप्लायंस ज्यादा होंगे क्या? सिंपल सी बात है। क्या लिस्टेड कंपनीज को गवर्नमेंट मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए गवर्नमेंट सेबी होती है और एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, वही उनकी सरकार है। सेबी ने चिट्ठी निकाल दी, कल से स्टॉक बंद, ट्रेड होना। एक्सचेंज ने मना कर दिया, मैं ट्रेडिंग नहीं करने दूंगा स्टॉक की ट्रेडिंग बंद अगले दिन से। तो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द कंपनी टू प्लीज द रेगुलेटर्स। क्या लिस्टेड कंपनी अपने सारे बड़े चेंजेस तुरंत इंटीमेट करती है क्या? तुरंत इंटीमेट करती है, जैसे कि सर आप बता पाओगे, ये रहा, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, मैं केपेक्स वर्ड अनाउंस करता हूं एंड जस्ट अ मिनट। यस, ये देखिए, अभी ये एवरेस्ट एवरेस्ट करके कंपनी है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेंसिल सेल बनाती है, आपको याद है? एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पेंसिल सेल बनाने की कंपनी है, पेंसिल सेल बनाती है नॉर्मली। इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को चिट्ठी लिखी है। क्या चिट्ठी लिखी है? कि वी आर सेटिंग अप अ न्यू फाइबर सीमेंट बोर्ड प्लांट थ्रू द होली ओन्ड सब्सिडरी विज एवरेस्ट बिल्ड प्रो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसने ये बताया है कि भैया हम है ना एक फाइबर सीमेंट बोर्ड बना रहे हैं। अब ये फाइबर सीमेंट बोर्ड क्या होती है अपने को समझना पड़ेगा, एक बार चल के समझ लेते हैं, इमेज में जाके देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह का बोर्ड होता है जो सीमेंट और फाइबर से बना हुआ रहता है। आपको क्या पीओपी बोर्ड याद आ रहा है? पीओपी बोर्ड जो होते हैं, जो फॉल सीलिंग के अंदर लगते हैं, जिप्सम बोर्ड भी बोलते हैं उनको, उस तरीके का बोर्ड है। तो इट इज एन ऑल्टरनेटिव, अ वाइबल अल्टरनेटिव ऑफ प्लाईवुड, जितना मेरे को समझ में आता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, ये कंपनी ने तुरंत अनाउंस करा। ये अनाउंसमेंट पढ़ के क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि एक सेल बनाने वाली कंपनी यार सीमेंट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री मार रही, जो जो पावर बनाती है, पावर स्टोर करती है, उसी में एक्सपर्टीज है एवरेस्ट का तो इतने सालों से। तो एवरेस्ट बीइंग अ लिस्टेड कंपनी ना, उसको ये अनाउंसमेंट करना पड़ा तुरंत, है ना। तो लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाईलाइट कीजिए जरा इसको थोड़ा सा। मोस्ट पब्लिक कंपनीज आर लिस्टेड means shares are listed on an exchange allowing investors to trade. Stock exchange, rule based open market, provide price and volume transparency. Shareholders can be individual, other corporations, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट। मतलब एक कंपनी में क्या मैं शेयर होल्डर हो सकता हूं, मैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो सकता हूं,
क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसने मना करा है? जैसे कि अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स खरीद रखा है, एशियन पेंट्स ने अक्जो नोबल खरीद रखा है, उसके कॉम्पिटिटर में 5% 10% का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है कंपनीज के अंदर, गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर हो सकती है। ठीक है। फिर शेयर्स दैट आर एक्टिवली ट्रेडेड, दैट इज नॉट हेल्ड बाय इनसाइडर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स, आर कॉल्ड फ्री कंपनीज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट है ना, उसके बाद भी हाईलाइट करना, फ्री फ्लोट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नीचे वाले में पब्लिक कंपनीज सब्जेक्ट टू कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। नीचे रिक्वायर्ड टू फाइल क्वार्टरली एनुअल फाइनेंशियल्स, उसके नीचे डिस्क्लोज एनी मटेरियल चेंजेस, डिस्क्लोज एनी मटेरियल चेंजेस। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में, सेकेंड लास्ट लाइन में फ्री फ्लोट लिखा है, इस फ्री फ्लोट को अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके बोलो जो मालिक के पास नहीं है, दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ट्रेड, ट्रेड के लिए फ्री अवेलेबल है। ठीक है। अगला डिस्क्लोज, सेकेंड पैराग्राफ में डिस्क्लोज एनी मटेरियल चेंजेस जो है उसको अंडरलाइन करना, डिस्क्लोज एनी मटेरियल चेंजेस को अंडरलाइन करना, और नीचे लिखना न्यू केपेक्स, हायर फायर, टॉप मैनेजमेंट एटसेट्रा। ठीक है। और ये जो फ्री फ्लोट वाली जो लाइन है ना, मतलब ये जो पैराग्राफ है नीचे की 2-3 लाइन, यहीं से ऐसे करके लास्ट में ले आओ, लिखो यहां पर निफ्टी 50 इट्स अ फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। समझो, ध्यान से समझना। निफ्टी 50 में हमें यूजुअली क्या लगता है पता है? कि हिंदुस्तान की 50 सबसे बड़ी कंपनीज निफ्टी 50 का पार्ट बनती है, जबकि ये फैक्ट नहीं है। असली फैक्ट ये है कि सबसे बड़ी 50 फ्री फ्लोट वाली कंपनीज निफ्टी 50 का पार्ट बनती है, जिनके पास फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है। तो आपके मार्केट कैप में फ्री फ्लोट कैप को कंसिडर करा जाता है टॉप 50 में लेके जाने के लिए। इतना सबको क्लियर है? इतना सब लोगों को क्लियर है? चलिए आगे देखिए। शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी डू नॉट ट्रेड ऑन एक्सचेंज, वैल्यू इज नॉट रेडिली ऑब्जर्वेबल, investors in private companies to wait until companies go public or is sold to exit their investment. उसके बाद लास्ट में fewer regulatory requirements, disclose less information than public companies, fewer investors, long term view of business. प्राइवेट कंपनी जो होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स बहुत कम होते हैं, इन्वेस्टर भी सोच के आता है कि लंबे समय के लिए टिकना है। मतलब क्योंकि क्या होता है, एक तो रेडिली दिखता नहीं है, जैसे क्या रियल एस्टेट का नेचर ऐसे ही होता है क्या? रियल एस्टेट के अंदर इट इज नॉट इजी टू सेल रियल एस्टेट सो इजीली। नो, आपने अगर खरीद लिया उसके बाद बिकने में ऐसा थोड़ा ना कि रेडी मार्केट अवेलेबल है, अभी सोचा और 1 घंटे में बिक गया। बिक गया तो भाग्य की बात है, लेकिन आपको मार्केट रेडी चाहिए ना, कोई बायर खड़ा होना चाहिए। सेम हैपेंस विद पब्लिक कंपनी स्टॉक, प्राइवेट कंपनी स्टॉक, यू नीड अ बायर टू सेल दैट स्टॉक, राइट? प्राइवेट कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रेडिंग होती है। इसके बाद प्राइवेट कंपनी रेज इक्विटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स। ठीक है। नीचे प्राइवेट प्लेसमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्रेडिट इन्वेस्टर्स, ये हमने करा है शायद पहले, मेरे को इतना याद आ रहा है। कॉर्पोरेट सच एज कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है। इसमें ना ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा, मतलब ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ, उसके यहां पर ना ऐसा लाइन डाल के लिख लो, रीड फुल फॉर प्राइवेट कंपनी। मतलब इसमें भी कोई नोटेशन नहीं है, आपको पूरा ही रीड करना है। अब जरा है ना थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक प्राइवेट कंपनी जो होती है, उस कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बनना है तो उसके है ना 3 तरीके हैं।
तीन तरीके जो सीएफए इंस्टीट्यूट ने हमें बताए हैं। नंबर 1 इज आईपीओ लेके आ जाना। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी को पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करती है, या तो बैंक के पास जाके पैसा मांग ले। अगर बैंक के पास जाके पैसा मांगेगी तो डेट है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो पब्लिक के पास जाती है कि मेरे को 5,000 करोड़ की जरूरत है, इस 5,000 करोड़ से मैं ये काम करूंगा, ठीक है, आप प्लीज मुझे पैसा दे दो। पब्लिक 5,000 रुपए उनको दे देती है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, जब वो पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को जाके बेचती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर जब लिस्ट होते हैं मार्केट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। इनिशियल मतलब पहली बार कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रही है। अब ये जो आईपीओ होता है ना, ये आईपीओ में जैसे मान लो 5,000 करोड़ का आईपीओ आया कि कंपनी 5,000 करोड़ के शेयर्स बेचेगी, तो इसके अंदर है ना 5,000 करोड़ में डिवीजन होता है। डिवीजन एक होता है फ्रेश इशू और एक होता है अवेलेबल फॉर सेल। समझना, फ्रेश इशू का क्या मतलब है पता है? फ्रेश इशू का मतलब है कि ये कंपनी ने नए शेयर्स इशू करें, पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है अवेलेबल फॉर सेल, इसमें क्या होता है पता है? इसके अंदर ये होता है कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पहले पैसा लगा रखा है, वो अपना एग्जिट ले रहे हैं। मतलब कंपनी बस पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेगी। जैसे मान लो कंपनी ने डिवीजन करा कि यार 3,000 करोड़ तो हमको चाहिए, ठीक है, एंड बाकी के 2,000 करोड़ के जो शेयर्स है ना, वो हमारे जो पुराने इन्वेस्टर्स है जिसने 10 साल पहले मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो बेच रहा है अपने स्टेक। कारण क्या है, जैसे जब प्राइवेट कंपनी का ओनर प्रमोटर जब किसी से इन्वेस्टमेंट लेके आता है, आप शार्क टैंक में देखते हैं, अवेलेबल फॉर सेल नहीं, ऑफर फॉर सेल होता है, सॉरी, आप शार्क टैंक में देखते हैं, शार्क टैंक के अंदर है ना वो चीज बोली जाती है बार बार कि आप मुझे एग्जिट कैसे दिलवाओगे। अगर आपने कभी देखा हो शार्क टैंक आज तक, तो ना कि यार मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है कि इस बिजनेस में मेरे को कहीं एग्जिट मिलती भी नहीं दिख रही है। तो एक कंपनी के प्रमोटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस इन्वेस्टर से वो फंड लेता है, फंडिंग लेता है, उस इन्वेस्टर के रिटर्न्स को वो मल्टी बैगर करके उसको प्रॉपरली एग्जिट दिलाए, तभी तो रेपुटेशन बनेगी ना। जैसे जोमैटो में अगर किसी ने 20-25 लाख रुपए डाल दिए होते 2010, 2011, 12 में, तो क्या आज बहुत बड़ा पैसा छाप चुका होता वो आदमी। जोमैटो सोचो ना 2010-11 में था ही क्या, इट वाज जस्ट अ कंपनी ऑन पेपर, मेनू कार्ड कोई स्कैन करती थी वो, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई बिजनेस मॉडल नहीं था बिजनेस के कंपनी के पास। समझना। तो क्या होता है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, समझे आप? फ्रेश इशू मतलब कंपनी जनता से पैसे इकट्ठा कर रही है और पैसे इकट्ठा करके खुद के पास रखेगी, उससे अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। ऑफर फॉर सेल मतलब ऑलरेडी कंपनी के कोई इन्वेस्टर है, वो अपना माल बेच रहे हैं। आईपीओ में ये दोनों चीजें होती हैं। आईपीओ में फ्रेश इशू भी आता है और आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी होता है। अमेरिका में जब कोई आईपीओ आता है और वो 100% ऑफर फॉर सेल पे आता है, मतलब कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है मार्केट में, वो आईपीओ पब्लिक से पैसा तो इकट्ठा होगा बट वो कंपनी के पास नहीं आएगा। वो किसके पास जाएगा? पुराने लोगों को बाहर निकालना है, एग्जिट दिलवा रहे हैं। वेरी गुड। जैसे अगर आप देखोगे यूएस में देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई जब आईपीओ लेके आया था अपना, तो वो 100% ऑफर फॉर सेल का आईपीओ लेके आया था। इंडिया में अभी अभी यूंडाई करके एक कंपनी है, यूंडाई करके एक कंपनी, वो अपना आईपीओ लेके आई, वो 100% ऑफर फॉर सेल आईपीओ लेके आई। जब भी आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल होता है तो उसको डायरेक्ट लिस्टिंग बोल दिया जाता है यूएस में। इंडिया में तो आईपीओ ही बोलते हैं। डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब यह है कि कंपनी सारे रेगुलेशंस फॉलो करेगी, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेगी, मुझे अपने पास कुछ भी पैसा नहीं रखना है। समझ रहे हो? मेरे जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मैं पूरा पैसा उनको दे दूंगा और उनके शेयर्स पब्लिक को ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां पर कंपनी ने कोई नई इक्विटी इशू नहीं करी है। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर,
इनिशियल पब्लिक ऑफर बहुत, मतलब आईपीओ जो इंडिया में भी होता है बहुत ज्यादा कंप्लायंस हैवी होता है, ठीक है, 6 महीने 1 साल का प्रोसेस होता है, बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, उसके बाद एक कंपनी का स्टॉक लिस्ट हो पाता है, ठीक है। डायरेक्ट उसमें क्या होता है, आईपीओ के अंदर कंपनी कुछ पैसा खुद के लिए रेस करती है, कुछ पैसा अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेस करती है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी रेस करे, हो सकता है 100% फ्रेश इशू आ जाए, दैट इज आईपीओ, ठीक है। जब कंपनी अपने लिए कोई पैसा रेज ही नहीं करती है और पूरा पैसा इन्वेस्टर्स के लिए रेज करती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग। एक तीसरा तरीका है जो अभी अभी इवॉल्व हुआ है, अभी अभी इवॉल्व हुआ है मतलब 2018, 19, 20 में इवॉल्व हुआ है, इसको जरा ध्यान से समझना। इसको बोला जाता है स्पैक, स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, स्पैक। कुछ भी नहीं है, एक तरीका है एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक करने का बिना कोई बड़ी कंप्लायंस करे। कैसे, समझना। ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तरीका है नहीं मार्केट में, फिर भी मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए स्पैक, मैंने एक कंपनी बनाई, अभी कंपनी पेपर पे बनी हुई है, समझना। अंश, श्रीशांत, यश और मैं, हम चारों लोग बैठे, हमने बोला कि सर मार्केट में ना अपने को चूना लगाना है। बोला कैसे चूना लगाना है बता। तो बोले सर क्या है ना, एक कंपनी मेरी नजर में, अगर वो कंपनी खुद अपना आईपीओ लेके आएगी ना तो मार्केट में वो वैल्यूएशन मिल नहीं पाएगी उसको। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक फ्रेश कंपनी ओपन करते हैं, स्पैक। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैं कंपनी सेक्रेटरी था, मैंने फटाफट कंपनी रजिस्टर करवा ली। फिर मैंने इन तीनों से पूछा भाई ये कंपनी करेगी क्या, अभी तक कंपनी का कोई भी गोल डिसाइडेड नहीं, कंपनी काम क्या करेगी। तो बोले सर ये है ना, अपन एक काम करते हैं, इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट करा देते हैं। मतलब अपन एक स्पैक फॉर्म करते हैं और सबसे पहले अपन फंड रेस करते हैं फ्रॉम इक्विटी मार्केट। तो मतलब तू ये बोल रहा है कि स्पैक कंपनी जो सिर्फ अभी पेपर पे बनी है, जिसका कोई बिजनेस ही नहीं है, हम वो कंपनी लेके दुनिया के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमको पैसा दे दो। तो बोले एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो बोले यार लोग तो पूछेंगे ना कि कंपनी काम क्या करती है, तब मैं क्या बोलूंगा। तो इन तीनों ने मेरे को जवाब दिया, देखो सर आप तो फाइनेंस पढ़ाते हो और हम तीनों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, हम है ना जनता को ये बताते हैं कि तुम हमें पैसा दो, हम ये पैसे को इकट्ठा करके स्पैक के पास रखते हैं, ठीक है, ये पैसा हमारे पास रहेगा, आपका ही पैसा है। हम है ना एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि हमको कोई दूसरी बढ़िया कंपनी मिल जाए, प्राइवेट कंपनी, और जैसे ही मेरे को प्राइवेट कंपनी मिल जाएगी ना, मैं उस प्राइवेट कंपनी को खरीद लूंगा। ध्यान से समझना, स्पैक बनाया पहले, स्पैक नॉर्मल कंपनी है, सादी कंपनी। क्या हिंदुस्तान में 15,000 रुपए में कंपनी बन जाती है? इतना ही पैसा लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। समझ रहे हो, 10,000 रुपए गवर्नमेंट फीस होती है, 5,000 रुपए कंपनी सेक्रेटरी लेता है, 15,000 रुपए में आप एक कंपनी खड़ी कर सकते हो। आपको अगर पब्लिक कंपनी बनानी तो 50,000 रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए लगेगा। इससे जब करोड़ों का काम कर रहे हो तो 1 लाख रुपए में कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस इज नॉट अ बिग डील। नाउ नीड टू अंडरस्टैंड, मैं स्पैक बना दिया, स्पैक बना के मैं पब्लिक के पास गया, पब्लिक को बोला देखो सर हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं, बस हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमको पैसा दे दो। पब्लिक पूछेगी कौन सी कंपनी खरीदोगे, तो बोले अभी कुछ भी नहीं पता। बोले कब तक खरीदोगे, बोले ये भी नहीं पता, आप तो बस अभी पैसा दे दो। तो उन्होंने बोला यार पैसा मैं तेरे को दे दूंगा और पैसा लेके तू भाग गया तो बोले सर ऐसे कैसे, आपका जो पैसा है ना वो मैं एक ट्रस्ट में डालता हूं एंड आई विल वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। मैं अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूंगा ट्रस्ट में पैसा डाल के। तो बोले चल ठीक है, ट्रस्ट बना दे, उसमें पैसा डाल और अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर। फिर क्या हुआ, लोगों ने पैसा दे दिया, इसने है ना, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, इसने क्या करा, जैसी अपॉर्चुनिटी मिली इसने एक्वायर करी एक प्राइवेट कंपनी इन द नेम ऑफ स्पैक। ध्यान से समझो,
एक लिस्टेड कंपनी है जो खाली खोखा है, ध्यान से समझना, उस खाली खोखे ने अगर एक कॉस्मेटिक कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो क्या मैं जो पहले इस खाली खोखे का शेयर होल्डर था, वो बाय डिफॉल्ट एक कॉस्मेटिक कंपनी का भी शेयर होल्डर बन जाऊंगा ना? मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? दूसरी चीज, अभी सर स्पैक खोला क्यों जाता है? वो कितने लोग हैं जिनको एक चीज चमक गई? इसमें नंबर 4 डालो तो आपको और आसानी से चमक जाएगी। नंबर 4, नाउ शेयर होल्डर ऑफ स्पैक becomes shareholder of acquired company। प्लीज समझ रहे हो आप? आपको क्लियर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैंने एक फ्रेश कंपनी बनाई, उस कंपनी का भी कोई काम नहीं है, मैंने वो फ्रेश कंपनी को लिस्ट करा दिया मार्केट में। जब कंपनी का कोई काम ही नहीं है, कंपनी ने कोई बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करा है, तो उसका कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम होगा कि ज्यादा होगा? सोच के बताओ। अभी फ्रेश कंपनी खुली है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, किसी चीज की कोई मचमच नहीं है, क्या फास्ट लिस्टिंग होती है स्पैक की? इंडिया में स्पैक चलता नहीं, यूएस का कॉन्सेप्ट है, तुरंत लिस्टिंग हो जाती है ना। कारण क्या पता है? तो पैसा रेस कर रहे हैं भाई। समझना, मैंने पैसा रेस करा, पैसा मैंने एक ट्रस्ट के पास रख दिया। ट्रस्ट मतलब एक बैंक, एक ट्रस्ट बना दिया, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। अब मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूं। मान लो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे को दिखा कि यार ये लग्जर करके कंपनी है, इसको अपन लिस्ट करवा देते हैं स्पैक के अंदर लाके। तो बोले कैसे लिस्ट कराएगा अब लग्जर को? तो लग्जर कभी भी लिस्ट नहीं होगी। क्या लग्जर कभी भी अपने नाम से लिस्ट हो सकती है? कभी भी अपने नाम से लिस्ट नहीं होगी। लग्जर को कौन एक्वायर करेगा? स्पैक एक्वायर कर लेगा। जैसे ही स्पैक ने, क्योंकि लिस्ट तो स्पैक ही है, मैंने जब स्पैक को पैसा दिया तो शेयर्स मेरे को स्पैक के मिले, लेकिन जैसे ही स्पैक ने लग्जर का एक्विजिशन करा, क्या लोगों का ध्यान लग्जर कंपनी पे जाता है क्या? तुरंत तुरंत ध्यान जाएगा। लोग बोलेंगे अरे बाप रे, इतनी शानदार कंपनी एक्वायर कर ली, इसकी तो बहुत वैल्यू है। क्या स्पैक के शेयर्स भी बढ़ेंगे? जैसे जैसे ये कंपनी की कीमत बढ़ती जाएगी, ये कंपनी अपने रिजल्ट्स अच्छे देती जाएगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी की इंप्रूव होगी, वैसे वैसे क्या स्पैक की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आपको गणित समझ में आ रहा है? हमने क्या करा? डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं करी, मैंने डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं करी, मैंने इनडायरेक्ट लिस्टिंग कर दी। बात समझ में आ रही है? स्पैक पेरेंट कंपनी बन जाएगी। क्लियर है ये चीज? स्पैक पेरेंट कंपनी बन जाएगी और जो एक्वायर्ड कंपनी है वो उसका चाइल्ड बन जाएगा। ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है, ये जहां पर स्पैक दिया हुआ है उसके नीचे जगह होगी आपके पास, यहां पर ये वाला चार्ट बनाइए सेम ऐसा। कैसे? ये वाला चार्ट बनाइए, स्पैक से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 पूरा लिखिए इसको। जब बन जाए तो बता देना। हो गया जी? चलो थोड़ा सा जरा, आईपीओ जो लिखा है, आईपीओ जो लिखा है उसके लेफ्ट में लिखना, यहां पर कंपनी रेजेस फंड फॉर इटसेल्फ, कंपनी खुद के लिए पैसा रेस करती है। डायरेक्ट लिस्टिंग के सामने लिखना काइंड ऑफ आईपीओ बट नो फंड रेस फॉर कंपनी, रादर एग्जिट टू प्रीवियस इन्वेस्टर्स, प्रीवियस इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलता है। ठीक है, इसके बाद इस इसमें थोड़ा हाईलाइट करना, आईपीओ में कंपनी बिकम पब्लिक इशूइंग शेयर्स टू कंडक्ट एन आईपीओ मस्ट मीट एक्सचेंज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट।
टिपिकली एंगेज द सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक टू अंडरराइट द इशू। ये जो अंडरराइट वर्ड है ना, इसके ऊपर गोला मारो और नीचे थोड़ी सी जगह, 2 लाइन नीचे वहां लेके आओ। इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस है? अगर पहले मेरे को लिखने दे, तेरे को एक ही लाइन में लिखना है, मेरे को लिखने दे इसलिए पहले। अगर पब्लिक ने नहीं लिया तो हम लेंगे। क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरे को लग्जर कंपनी है, लग्जर कंपनी को आईपीओ में जाना है। इंडिया में, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं अभी आपसे, इंडिया में ये रूल है कि अगर कंपनी 1,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए मार्केट में जा रही है तो मिनिमम 900 करोड़ की बिडिंग होना जरूरी है। मतलब लोग 900 करोड़ रुपए लेके कम से कम खड़े तैयार होना चाहिए। अगर 1 रुपया भी कम निकला, मतलब 900 की जगह 899 करोड़ निकले, तो वो आईपीओ कैंसिल हो जाता है, वो आईपीओ वापस रिकॉल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, 90% का ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि यार आप मार्केट में 100 रुपए लेने गए, कोई आपको 90 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि पीपल डोंट वांट योर कंपनी टू गेट लिस्टेड। समझ रहे हो? योर कंपनी इज नॉट इन दैट जोन कि उसको अभी लिस्ट करा जा सके। तो क्या होता है, कंपनी ये क्लॉज से बचने के लिए, अरे कहीं भी ऐसा ना हो जाए, जैसे मान लो कंपनी ने आईपीओ प्लान करा, कंपनी जब आईपीओ लेके आने वाली थी, जो डेट डिसाइड हुई, उसके 3 हफ्ते पहले मार्केट धड़ाम 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 गिर गया, बहुत बुरा गिर गया। 3 हफ्ते में 15% मार्केट क्रैश हो गया। क्या सब लोग बाहर निकल जाते हैं मार्केट से जैसे ही मार्केट टूटता है? कोई बात नहीं करता ब्रो मार्केट की, मार्केट में से गायब हो जाता है आदमी। उस समय तो लोग खरीदने नहीं आएंगे ना आईपीओ आपका, तो आपका तो आईपीओ रिकॉल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करता हूं। इन्वेस्टमेंट बैंकर मेरे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बैंकर मेरे आईपीओ में डेफिनेटली मेरी मदद करता है। दूसरी, कंप्लायंस रिलेटेड मदद करता है, वैल्यू निकालता है, प्राइस पर शेयर निकालता है। इसके अलावा एक और काम करता है जिसको बोलते हैं अंडर राइटिंग करना। अंडर राइटिंग क्या होता है भाई, कि अगर कभी पब्लिक ने आपका मिनिमम 90% माल नहीं खरीदा, तो मैं तो बैठा ही हूं, मैं खरीद लूंगा आखिरी में। मतलब आप ये चीज से श्योर रह जाना कि लेस सब्सक्रिप्शन के कारण आपका आईपीओ तो रिकॉल नहीं होगा, उसके लिए मैं बैठा हूं। क्या अंडर राइटिंग वर्ड समझ में आ रहा है आपको सभी लोगों को? ठीक है। हाँ, वंस द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, owner can sell share and new owner can buy share without directly dealing with company। ठीक है, यहां लिख लो, बस इसको हाईलाइट करना है। डायरेक्ट लिस्टिंग डिफर्स फ्रॉम एन आईपीओ, सेकेंड लाइन में डायरेक्ट लिस्टिंग पहले हाईलाइट करो, उसके बिल्कुल नीचे डिफर्स फ्रॉम एन आईपीओ। डायरेक्ट लिस्टिंग डज नॉट रेज एनी न्यू कैपिटल, कैन बी डन मोर क्विकली देन आईपीओ विदाउट इन्वॉल्विंग इन अंडरराइटर। ये क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर वाले में अंडरराइटर की रिक्वायरमेंट होती है आईपीओ में, नीचे वाले में अंडरराइटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पूछ सकते हैं इसमें से किस केस में लीस्ट लाइकली है कि अंडरराइटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्पैक, आईपीओ या डायरेक्ट लिस्टिंग? तो डायरेक्ट लिस्टिंग, अभी तक तो डायरेक्ट लिस्टिंग ही लग रहा है। समझ रहे? स्पैक हाईलाइट करना, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सेटअप एक्वायर अ प्राइवेट कंपनी इन फ्यूचर। SPAC raises capital through IPO, put funds into trust, must use make an acquisition within a specified time। समय होता है, उस समय के दौरान करना पड़ेगा, पैसा वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं लेके बैठ गए है ना, खाली कंपनी ट्रस्ट में पैसा पड़ा हुआ है। एक्वायर्ड कंपनी डज नॉट हैव टू आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ आईपीओ। मतलब ये बोल रहा है कि जो कंपनी को स्पैक एक्वायर करेगा, उस कंपनी की डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है स्पैक को पता भी नहीं हो कौन सी कंपनी एक्वायर कर रहा है। स्पैक आर ऑल्सो नोन एज ब्लैंक चेक कंपनीज, इसको अंडरलाइन भी कर लेना। इसको ब्लैंक चेक कंपनीज बोला जाता है। कारण क्या है, आपने क्या कुछ बिना सोचे समझे कंपनी को पैसा दे दिया है क्या? समझ रहे हो? बिना सोचे समझे ना, पता नहीं आपको किस कंपनी में आगे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। विच ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ बिजनेस?
कॉर्पोरेशन, लिमिटेड पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप, जिसमें ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, कौन सा है? कॉर्पोरेशन। कंपनी में ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो ओनर और मैनेजमेंट एक ही है। हाँ, लेकिन गूगल में अलग है ना। गूगल का ओनर तो लैरी पेज है, मैनेज कौन कर रहे हैं? सुंदर पिचाई सर कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हिंदुस्तान तो बहुत फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेसेस होते हैं क्या इंडिया में? फैमिली थोड़ा ना अपना बिजनेस क्विट करती है भाई, वो तो चिपक के बैठते हैं बिल्कुल। समझ, जैसे आपको अगर याद हो, आप आई एम प्रीटी श्योर आपको याद नहीं होगा, बट 2013-14 की बात है, नारायण मूर्ति सर ने अपना रिटायरमेंट बोल दिया था कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं, अब कोई और संभालेगा कंपनी को। जिसने कंपनी संभाली ना, उसने अपने बाप के पैसे जैसा उड़ा दिया पैसा। वो चार्टर फ्लाइट बुक करता था भाई हर जगह जाने के लिए। ये बेचारा इकोनॉमी क्लास में घूम घूम के कंपनी खड़ी करी है, जिसको बाहर से कंपनी, उसने फ्लाइट प्लेन ही खरीद लिया 125 करोड़ का आते के साथ ही, कि नहीं एक प्लेन की रिक्वायरमेंट है टॉप मैनेजमेंट के लिए। खुद उड़ता था वो, अपने घर छुट्टी पे जाता था हर वीकेंड। समझ रहे हो आप? लिटरली आई एम नॉट किडिंग, विशाल सिक्का वाज द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, फिर वापस आ गए नारायण मूर्ति। हिंदुस्तान में मोह नहीं जाता ओनर का कंपनी पे से, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर पीपल आउटसाइड इंडिया। A corporation, next question, a corporation is subject to corporate income tax of 10%. एक कंपनी को इनकम टैक्स लगता है 10% का। शेयर होल्डर्स आर टैक्स्ड ऑन डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%, और शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उस पर 15% लगता है। आप बताइए इफेक्टिव टैक्स रेट कितना होगा कंपनी का? निकाल के बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको करते, पीछे मत देखना क्या आंसर है, बहुत सिंपल है। बताओ, दो जवाब तो बिल्कुल सही आए आपने। कंपनी का जो टैक्स है वो है 10%, डिविडेंड पे जो टैक्स है वो है 15%। अपन तो कुछ भी नहीं करते, अपन सिंपल सा लेके चलते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 100 रुपीज है, इसमें से मैंने टैक्स माइनस करा। टैक्स कितना माइनस होगा? 10 रुपए का टैक्स माइनस होगा क्या? 10 रुपए का टैक्स माइनस होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 90 रुपीज आएगा। मान लो मैंने पूरा का पूरा डिविडेंड में बांट दिया, 100% डिविडेंड बांट दिया, इसके ऊपर कितना डिविडेंड टैक्स लगेगा? 13.5। कितना बचा नीचे? 76.5। इधर ध्यान दीजिए, आपने 10 रुपए का टैक्स यहां भरा और 13.5 का टैक्स यहां भरा, टोटल टैक्स कितना भरा है आपने? 23.5 रुपीज का भरा है। इफेक्टिव टैक्स रेट अगर निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 23.5 का आपने टैक्स भरा है, 100 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, व्हाट इज द इफेक्टिव टैक्स रेट? 23.5। क्या कैलकुलेशन आंखों से होना चाहिए? अच्छा, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये ऐसे करा है कि आप लोगों ने, ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे इसमें। समझ रहे हो आप? नॉर्मल है, 10% है, ठीक है, 10% का टैक्स जाएगा, एब्सोल्युटली वैसे ही होगा। तो 10% टैक्स से कट गया तो बचा 90 का 15% 13.5। इसको मैथमेटिकली मेंटल मैथ से ही करना है इसको, समझ रहे हो? मैं लिख के बता रहा हूं आप सबको समझाने के लिए। आखिरी, प्राइवेट कंपनी कैन बिकम पब्लिक थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, लिवरेज बाय आउट या स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कैसे हो सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट से हो सकती है, लेवरेज बाय आउट से हो सकती है, या स्पैक। क्लियर है जी? यहां तक सब लोगों को क्लियर है?